माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विज्ञान की परीक्षा के संबंधित कुछ प्रश्नों को आप देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप पिछले वीडियो से काफी लाभान्वित हुए होंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आगे भी आपके लिए ऐसे ही व्यवस्था उपलब्ध होती रहेगी। एक सवाल भौतिक का, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख के द्वारा दर्शाना है। 2 नंबर का यह प्रश्न है। वैसे तो जो रेगुलर पढ़ाई किए हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं, वो तो जानते हैं कि कब उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर भी दोहराव के लिए, रिवीजन के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो प्रधान अक्ष है, एक लेंस बना दिया उत्तल लेंस, F1 और F2 इसके 2 फोकस, लेंस के 2 फोकस होते हैं, उसका डबल 2F1 2F2। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है याद कीजिए, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रहती है। तो प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F1। वस्तु को तो हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसलिए यहां पर हमने एक वस्तु बनाई। ये वस्तु हो गई। मान लीजिए कि ये भी एक वस्तु है और यहां से जो नियम कहता है उसके अनुसार प्रधान अक्ष के समानांतर एक लाइन खींचते हैं और वो लाइन यहां से अपवर्तित होकर के इस तरह से पास करती है, फोकस से निकलती है। अब एक लाइन यहां से प्रकाशीय केंद्र को मिलाते हुए खींचते हैं। ये सारे लाइनें आपको स्केल की सहायता से खींचनी है और पेंसिल का प्रयोग करना होगा। अब इधर देखते हैं तो ये दोनों लाइन तो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसको पीछे की ओर ले जाते हैं और पीछे डॉट लाइन से इसे ले जाते हैं और जहां पर ये दोनों लाइनें जाकर के कट जाए वहां पर ये इमेज बन जाता है। तो ये एक तरह का रफ वर्क है आपके लिए। A1 B1 यदि वस्तु है तो A2 B2 उसका प्रतिबिंब है। अब इसी बात को लिख देंगे। उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रहती है आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहां पर यह भी आप लिख सकते हैं कि आवर्धित बनता है उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाएं। तो उसके लिए इतना पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकसांतर ज्ञात करें। आप जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बस सीधे सूत्र लगाना है। 2 नंबर का सवाल है इसलिए लिखना पड़ेगा। 1 नंबर का रहता तो कोई बात ही नहीं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और इसको R से सूचित किया जाता है, इसलिए फोकसांतर F
इज इक्वल टू r/2। दस सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा प्रश्न 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में तो जैसा सामने रहता है वैसा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, तो बच गया अवतल दर्पण। सीधे से आपका उत्तर होगा अवतल दर्पण में। अवतल। केवल ये लिखने से काम नहीं चलने वाला। 2 अंकों का ये प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो केवल अवतल दर्पण यदि हम लिख दें तो बस 2 नंबर इस पर नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा आपको। अब अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? अभी आपने देखा उत्तल लेंस में कैसे बनता है। तो उत्तल लेंस के जो गुण हैं वही अवतल दर्पण के भी गुण होते हैं। उत्तर लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रहती है, तब उसका सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। चित्र बनाने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए हम चित्र नहीं बना रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ओम का नियम क्या है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 5 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है, यहां 2 अंकों के लिए। ओम के नियम में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ताप अचर होता है। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम के अनुसार यह विभवांतर का समानुपाती, विभवांतर भी और धारा I समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लिया जाता है। यहां पर R नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इतना आप लिख देंगे 2 अंकों के लिए। और यदि 5 अंक का पूछेगा तो सत्यापन भी करना होता है। एक प्रश्न और देख लें, वोल्ट की परिभाषा लिखें। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, अर्थात विभवांतर V बराबर W/Q। V हो गया विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, W हो गया वर्ग कार्य, इसका मात्रक जूल, और Q है आवेश, इसका मात्रक कूलम्ब। तो इसी आधार पर ये डिफिनेशन तैयार किया गया है। आपको केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे फिजिक्स से, लेकिन केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये 4 आसान प्रश्न आप याद कर लेंगे। ये रसायन विज्ञान का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बैलेंस करना है, संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, संतुलिक करना है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और ये जल कैसे संतुलित करेंगे, यहां से उठाते हैं। यहां पर नाइट्रेट देखते हैं, नाइट्रेट 2 बार है, तो यहां हम 2 लगा देंगे तो नाइट्रेट 2 बार हो जाएगा। अब इसके कारण 2H हो गया और यहां पर 2H, अर्थात 4 हाइड्रोजन है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यदि 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन यहां हो गया और 4 हाइड्रोजन इस साइड हो गया।
ऑक्सीजन का बैलेंस यहां पर तो हो चुका है नाइट्रेट के साथ, यहां पर देख ले तो 2 ऑक्सीजन और यहां पर 2 ऑक्सीजन, बस ये बैलेंस हो गया। आपको शुरू में और लास्ट में केवल 2 लगा देना है। इस समीकरण को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट और ये जल। यहां पर सोडियम 2 बार है, यानी सोडियम के परमाणु 2 परमाणु है, यहां पर सोडियम 1 है, तो यहां 2 अवश्य रूप से लगेगा। अब देखा जाए क्या क्या बैलेंस हुआ। यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गया और यहां 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बाएं साइड में है और 2 हाइड्रोजन दाहिने साइड में है, यहां भी 2 लगा दे। और इस प्रश्न में भी आपको शुरू में 2 और लास्ट में 2 जोड़ देना है, बस ये समीकरण संतुलित हो गया। बहुत ही आसान। एक प्रश्न पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग तो एसिडिटी दूर करने में, औषधि के रूप में होता है, शरीर की एसिडिटी दूर करने में, पुआ पकवान बनाने में मिला दिया जाता है, स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग होता है। आपको केवल 2 ही उपयोग लिखना है, 2 ही लिखिएगा। और मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको एक याद नहीं आ रहा है, तो आप एक उपयोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रयोगशाला में किसी भी केमिकल का उपयोग प्रयोगशाला में होता है, तो यदि आपको एक उपयोग नहीं मालूम है तो एक उपयोग के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रयोगशाला में। एक प्रश्न है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। मैं ये प्रश्न बोर्ड पर तो नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुन ले। पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। पीतल जस्ता और तांबा से बना हुआ होता है, मिश्र धातु है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो इसलिए दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है, जिससे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता, दूषित हो जाता है। इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही या अम्ल, अचार वगैरह नहीं रखना चाहिए। मुख्य कारण इसका यही है। एक प्रश्न है समवायता क्या है? इसका उत्तर कार्बन पाठ से यह प्रश्न, ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समवायता कहते हैं। बस इतना ही आपका आंसर होगा। ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, लेकिन इसकी संरचना सूत्र दोनों का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसके 2 समावयवी हैं। इनके संरचना सूत्र अलग होते हैं। इसकी संरचना इस तरह से होती है, 4 कार्बन और साथ में ये हाइड्रोजन। ये हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन के लिए होता है, एक ब्रांच हो जाता है, 3 कार्बन एक सीरीज में, 1 कार्बन नीचे या ऊपर भी लिख सकते हैं इसको। और सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहां भी 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 1 10। ये हुआ आइसोब्यूटेन और ये है नॉर्मल ब्यूटेन। जब इनकी संरचना पूछे तब आपको इसे बनाना है, अन्यथा आपको बस इतना ही लिखना है समवायता के बारे में। उदाहरण के रूप में या 2 नाम लिख सकते हैं। तो 4 प्रश्न केमिस्ट्री से आप आंसर दे देंगे, 4 प्रश्न फिजिक्स से दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से तैयारी कीजिए। ऐसे ये प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।